अब देखिए इसमें थेल्स प्रमेय होता है। थेल्स प्रमेय, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक प्रमेय दिया था जिसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय को आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज में इसकी एक भुजा के समानांतर, मतलब जैसे मान लीजिए बीसी है, बीसी के समानांतर हमने एक भुजा खींची डीई, तो ये त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो ये कहलाता है थेल्स प्रमेय। अगर हम इसको शब्दों में लिखें तो ऐसा लिखेंगे थेल्स प्रमेय को, थेल्स प्रमेय। इसको लिखने का तरीका है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी वे बिंदु, माने ये बिंदु, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में, भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। यह कहलाता है थेल्स प्रमेय। आया समझ में? उतार लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए एक प्रमेय और होता है इसी प्रकार का कि दो त्रिभुज हैं, इन दो त्रिभुजों का एक युग्म अनुपातिक हो पी क्यू आर। मान लीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, साथ में उनके बीच का एक कोण बराबर, कोण ए बराबर कोण पी। तब भी हम कह देंगे कि इसको कहेंगे भुजा कोण, भुजा समरूपता उपप्रमेय। और इसमें त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पीक्यूआर के। इस प्रकार से ये भी एक प्रमेय होता है कि एक अनुपात बराबर हो, एक युग्म अनुपातिक हो और साथ में उनके बीच का कोण बराबर हो, तो त्रिभुज भुजा कोण भुजा समरूपता से समरूप होते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और होती है, एक प्रमेय और होता है। ये दूसरे नंबर का प्रमेय। अब तीसरे नंबर का प्रमेय कि दो त्रिभुज हैं, इस तरह से समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो इसमें होता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा यानी वही का वही फिर से लेंगे, बीसी का वर्ग बटे क्यूआर का वर्ग, एबी का वर्ग बटे पीक्यू का वर्ग और एसी का वर्ग बटे पीआर का वर्ग, ऐसा होता है। उसी तरह से इनका परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप
बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसमें वर्ग नहीं आएगा, ए बी बटा पी क्यू या ए सी बटा पी आर। तो ये प्रमेय उतार लीजिए इनको। अब देखिए इसमें एक प्रमेय और होता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए कर्ण का वर्ग को हम एसी का वर्ग लिख देते हैं यहाँ पर, एसी का वर्ग। तो ये कहलाता है पाइथागोरस के प्रमेय। इसमें वही कहलाता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस तरह से ये समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय जो है वो होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक तरह से ये दिया रहता है कि मान लीजिए त्रिभुज है, न्यून कोण जिसका एक है ए बी सी, जिसका कोण भी न्यून कोण है और एडी लंब है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग माइनस 2BC इंटू BD होता है। ये न्यून कोण B होता है। अगर कोण B कैसा होता है, यदि कोण B न्यून कोण और यदि अधिक कोण होगा, मान लीजिए इस तरह से होता है, ये ए बी सी और ये लंब डाला है यहाँ पर D, तो कोण B अधिक कोण है, अधिक कोण हो। तो ऐसी कंडीशन में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस 2BC इंटू BD होता है। तो ये प्रमेय होते हैं, उतार दीजिए इसको। अब देखिए एक प्रमेय और होता है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज के मध्य बिंदुओं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला त्रिभुज, ये उस मूल त्रिभुज का 1/4 होता है। मतलब त्रिभुज ABC का 1/2 अगर कर 1/4 करे, सॉरी 1/4, तो ये होता है त्रिभुज DEF। इस तरह से, या फिर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, देखिए D, इसमें ये ले लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, तो ये सब के सब समरूप हो जाते हैं। ADE समरूप होगा त्रिभुज DEF के। फिर उसी तरह से ये चारों के चारों त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। त्रिभुज BDF समरूप होगा त्रिभुज DEF के, इस तरह से। तो ये भी एक प्रमेय होता है इसके अंदर। अब देखिए प्रमेय होता है कि दो सर्वांगसम त्रिभुज हमेशा क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो इसी प्रकार से अगर दो त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हो, यानी ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो हम फिर कह देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, और सर्वांगसम होगा। तो और हमेशा देखना, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, यदि दो
त्रिभुज सर्वांग सम हो तो वे हमेशा समरूप होते हैं। इस प्रकार से भी होता है, उतार लीजिए। अब देखिए इन्हीं के आधार पर कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे मैं प्रश्न बताता हूं आपको। प्रश्न आता है कि त्रिभुज PQR में क्या QR समांतर है MN के? यदि PM बराबर 2.5, MQ बराबर 5.0, PN बराबर 1.2, NR बराबर 2.4, ऐसा प्रश्न आता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज PQR में, ये सारी चीजें लिख लेंगे जो भी दे रखी है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है QR समांतर होगी MN की। हल तो क्या करेंगे, थेल्स प्रमेयानुसार, ऐसा लिखेंगे थेल्स प्रमेयानुसार। क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, यहीं पर मैं डायग्राम बना देता हूं। ये त्रिभुज है, इसमें ये M है और ये N है। ये 2.5 है, ये 5.0 है, 1.2 है, 2.4 है। अब अगर ये अनुपात में बराबर होगी, थेल्स प्रमेय अनुसार क्या होता है कि यदि PM बटा QM बराबर PN बटा NR अगर होगा तो रेखाएं समांतर होती है। तो हम चेक करते हैं, 2.5/5.0, 1.2/2.4। देखिए ये 2 बार हो जाएगा, ये भी 2 बार हो जाएगा, मतलब 1/2 आया, मतलब QR समांतर हो जाएगी MN के। ये सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आता है, नोट कर लीजिए। देखिए एक प्रकार का प्रश्न और आता है। प्रश्न कैसा आता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:1 अनुपात 64 है, 121 अनुपात 64 है। तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात याद करो, संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न आता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे, दिया है। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC और इधर PQR। इनके क्षेत्रफल मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 121 के बटे में 64। ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, तो संगत भुजा ले लेंगे अपन, BC बटा QR, कोई सी भी एक भुजा ले सकते। अब हल, तो यहाँ प्रमेय अनुसार लिखेंगे। प्रमेय अनुसार मैंने आपको एक प्रमेय बताया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, यानी BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। ये सब होता है। ये मान रख देंगे 121 बटा 64 बराबर BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। अब देखिए इसको करेंगे तो 11 का वर्ग हो जाएगा, इसको 8 का वर्ग लिख सकते हैं। BC का वर्ग बटे QR का वर्ग, ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो 11/8 ये जो है इनका अनुपात आ जाता है। ऐसा हम करते हैं। अब देखिए एक प्रश्न और आता है। कैसे प्रश्न आता है देखिए। प्रश्न आता है कि दो
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर एवं 36 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि एक त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ऐसा था प्रश्न। अच्छा देखिए, इसको अपन 225 कर लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, इसको त्रिभुज एबीसी मान लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे को पी क्यू आर मान लेते हैं। ये मान लेंगे कितना हो गया, 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक की भुजा तो बीसी मान लेंगे, उसको 5 सेंटीमीटर ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए क्यू आर देखिए, तो त्रिभुज बना देता हूं मैं आपको, ए बी सी और ये पी क्यू आर। ये 5 है, इसका 225 है, ये 36 है, ये एक्स निकालना है। तो हल क्या लिखेंगे, माना कि BC बराबर BC नहीं सॉरी क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर ऐसा। अब प्रमेय अनुसार लगता है कि एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, मैंने आपको बताया था कि BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। तो देखिए इसमें 225 के बटे में 36 कर देंगे और इधर भुजा 5 है तो 5 का वर्ग बटे x का वर्ग। अब देखिए इसको 15 का वर्ग बनाएंगे, इसको 6 का वर्ग बनाएंगे। 5 का वर्ग बटे x का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो 15 बटा 6 आ जाएगा बराबर 5 बटा x। बस हल कर लीजिए, तीरे गुणा करके 15x बराबर 30, 15 दूनी 30, x बराबर 2 सेंटीमीटर। ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार हल करते हैं। अब देखिए एक प्रश्न आता है, प्रश्न ऐसा आता है कि एक आदमी पूर्व की ओर 200 मीटर जाता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है। एवं 150 मीटर जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करो कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, दिया है आदमी पूर्व की ओर जा रहा है 200 मीटर, तो इसको अपन ए बी मान लेते हैं। फिर वो उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 150 मीटर जाता है, इसको सी मान लेते हैं। प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करना माने ए सी। तो दिया ऐसा लिख देंगे, ए बी बराबर 200 मीटर, बी सी बराबर 150 मीटर, ज्ञात करना है ए सी। अब देखिए वही पाइथागोरस प्रमेय से याद करेंगे इसको। मान लेते, माना कि AC बराबर x मीटर, x सेंटीमीटर, x मीटर पर। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा लिखेंगे। तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC माने x का वर्ग, 200 का वर्ग, 150 का वर्ग। x का वर्ग यह है 40,000,
22,500 किया जाएगा 65,500। तो x का वर्ग बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 250 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया तो x बराबर 250 मीटर। इस प्रकार से इसकी दूरी ज्ञात करेंगे, बता लीजिए। अब देखिए मैं आपको सर्वांग समता के बारे में बताता हूं। जिस तरह से त्रिभुज समरूप होते हैं उसी तरह से सर्वांग सम भी होते हैं। सर्वांग सम का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होना। सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व रूप से समान होना। सर्वांग सम समान होना, सब रूप से, यानी भुजाएं भी बराबर होना, तीनों भुजाएं बराबर हो, साथ में तीनों कोण बराबर हो, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब देखिए सर्वांग सम की शर्तें होती है, तो इसकी शर्तें मैं बताता हूं। सबसे पहली शर्त होती है कि भुजा 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 एस एस एस, इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है त्रिभुज की। इस तरह से ए बी सी पी क्यू आर, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो हम कह देंगे कि ये त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दूसरी शर्त होती है भुजा कोण भुजा, यानी इसको हम कहेंगे साइड एंगल साइड। इसमें दो भुजा, यानी मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा, उनके बीच का कोण ये और ये, साथ में ये भुजा बराबर ये भुजा। तीसरी शर्त होती है इसके अंदर कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, ए ए एस। इसमें होता है दो कोण बराबर मिल जाए और साथ में एक भुजा बराबर मिल जाए। चौथी शर्त होती है इसकी, चौथी शर्त, कोण भुजा कोण, इसमें एंगल साइड एंगल, दो कोण और उनके बीच की भुजा होना चाहिए। उसी प्रकार से पांचवी शर्त होती है समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। इसमें होता है कि जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दिया है आपको, एक ये दिया है, एक ये दिया है, इसकी भुजा इसके बराबर, ये कर्ण बराबर, और साथ में एक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री होना जरूरी है। तो इस प्रकार से इन तीन चार पांचों शर्तों में से कोई भी शर्त अगर होती है तो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। और सर्वांगसम लिखने का तरीका होता है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस प्रकार से जिस तरह से समरूपता की शर्तें होती है उसी तरह से सर्वांग समता की शर्तें होती है। उतार लीजिए इसको।